हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्टडी विद सत्यभामा सिंह यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आप सभी को हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और हम 1 तारीख को अंग्रेजी नववर्ष मनाते हैं, परंतु हमारे देश में जो नववर्ष है और वो आपका आज के दिन ही मनाया जाता है, नवरात्रि के पहले दिन से। ठीक, हमारा जो महीना भी स्टार्ट होता है वो चैत्र मास में स्टार्ट होता है हिंदू कैलेंडर का। तो आप सभी को शुभकामनाएं। और जिनका एग्ज़ाम आज है उन सभी को ऑल द बेस्ट, और अच्छे से अपना एग्ज़ाम दे के आना है और सिलेक्शन अपना सुनिश्चित करना है। तो आप सभी लोग एंड तक देखिए इस वीडियो को, क्योंकि इसमें वो प्रश्न हैं जो आपके अभी पूछे जा रहे हैं उस पैटर्न के आधार पर, और आपके एग्जाम में संभावित प्रश्न हैं। ठीक है, तो आप इसको कंप्लीट देखना है। और अपन सिचुएशन बेस्ड प्रश्न बहुत ज़्यादा कर रहे हैं क्योंकि इसी तरह का पेपर आ रहा है। ठीक है, कुछ फैक्ट भी रहेंगे जो इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि फैक्ट्स भी आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि फैक्ट्स नहीं आ रहे हैं, फैक्ट्स आ रहे हैं और साथ में सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप दोनों का कॉम्बिनेशन लेके चलोगे तो अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न अपना क्या कहता है। ठीक है, पहला प्रश्न कहता है, आप एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं और आपको बच्चों के पोषण के बारे में जानकारी देने के लिए एक कार्यशाला आयोजित करनी है। यह कार्यशाला में आप सबसे पहले किस विषय पर ध्यान केंद्रित करेंगे। किस विषय पर? बच्चों के पोषण से संबंधित लक्ष्यों पर, या बच्चों के पोषण से महत्व के बारे में जागरूकता करना, या बच्चों के लिए स्वादिष्ट भोजन के व्यंजन पर, या फिर पोषण संबंधी सरकारी योजनाओं का प्रचार कर। तो आप क्या करोगे? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आप लोग भी आंसर करते जाना ताकि आप लोग का भी ये टेस्ट हो जाएगा कि आप लोग सही आंसर टिक कर पा रहे हो या नहीं। ठीक है, आपके क्षेत्र में बच्चों के पोषण का स्तर कम है और माता पिता इस बारे में जागरूक नहीं है, तो इस स्थिति में आप क्या कदम उठाएंगे? बताइए। बच्चों को तुरंत पूरक आहार देना शुरू कर देंगे, या माता पिता को पोषण के महत्व के बारे में समझाएंगे कि जागरूकता अभियान शुरू करेंगे, या पोषण सामग्री वितरण के लिए सरकार की वित्तीय सहायता मांगेंगे? इसमें माता पिता को समझाना है ना, जागरूक नहीं है तो उन्हीं को पहले जागरूक करना है कि वही लोग तो लंबे समय तक अपने बच्चे का पोषण का ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न अपना क्या है, थोड़ा बड़ा स्क्रीन कर लेते हैं। आप एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, एक बच्चे को गंभीर पोषण संबंधी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, आपको क्या करना चाहिए? तो आप क्या करोगे? बच्चे को तुरंत अस्पताल भेजना है। अस्पताल भेज के क्या हो जाएगा? कुछ नहीं, एक दिन में पोषण तो खत्म। मतलब जो उसको कुपोषण है, पोषण की कमी है, वो खत्म नहीं हो जाएगी। बच्चों को पोषण संबंधी जानकारी देना, बच्चों को देखे क्या हो जाएगा? आप बताइए। कुछ नहीं होगा। माता पिता से बच्चे के आहार की जानकारी लेकर समस्या का समाधान ढूंढना, और बच्चे को अकेले छोड़ देना। तो माता पिता से ही जानकारी लेंगे कि उनके बच्चा किस तरह का फूड खा रहा है, तभी तो पता चलेगा कि क्यों बच्चे में पोषण की कमी है। ठीक है, नेक्स्ट है, अगर किसी बच्चे को वजन कम होने की समस्या है तो वह ठीक से आहार नहीं ले रहा हो, तो आप क्या करेंगे? इस बच्चे को सिर्फ फल और सब्जियां देना शुरू कर देंगे, या बच्चे के आहार में विविधता लाकर संतुलित आहार देने की सलाह देंगे, या बच्चे को पोषण की गोलियां देना शुरू कर देंगे, बच्चे को स्कूल से छुट्टी दिलवाकर घर में आराम करने के लिए कहेंगे? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। तो आप भी टिक करते जाइए और कमेंट में ज़रूर बताया करो कि आपको किस तरह का वीडियो लगा और क्या और कमी है, या कुछ और इम्प्रूवमेंट हो सकता है, या किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। तो आप लोग बताया ज़रूर करो कि आपको किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ा है, उसका जवाब मैं ज़रूर दूंगी। ठीक है, आपके पास एक बच्चा है जो हमेशा मीठे पदार्थ का सेवन करता है और पोषण की कमी के कारण कमज़ोर दिख रहा है, तो आप क्या करोगे? तो उसको क्या करना चाहिए? वैसे आपको क्या देना चाहिए? बच्चों को और मिठाई खाने से मना कर देना चाहिए, या बच्चे को संतुलित पौष्टिक आहार देने की योजना बनानी, या बच्चे को केवल फल और सलाद ही देंगे, बच्चों को अपनी इच्छा अनुसार खाने की छूट देंगे? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। आप अगर इसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं ना, तो आप लोग मैं कमेंट में डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल दूंगी, वहाँ पर जाकर आप उस टेलीग्राम में जुड़ जाना और वहाँ पर मैसेज कर देना, या फिर आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो आपको ये पीडीएफ चाहिए तो। यानी 1000 क्वेश्चन की ये पीडीएफ है आपकी, और ये 10 रुपीज़ मात्र आपको मिलने वाली है। तो आप लोग 10 रुपीज़ पे करके इस पीडीएफ को ले सकते हो, यानी इसके साथ 1000 प्रश्न और आपको मिलने वाले हैं। तो आप लोग इंटरेस्टेड हो तो कमेंट में कर देना और मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी। ठीक है, आप एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, एक माँ से पोषण के बारे में बात कर रहे हैं और जो मानती हैं कि बच्चों को हमेशा दूध और चावल ही देना चाहिए, तो आप उसे किस प्रकार समझाएंगे? तो क्या समझाएंगे उसे? बताइए। बच्चों को केवल दूध और चावल ही देना चाहिए या सही है? बच्चों को अन्य पोषक तत्व जैसे फल, सब्जियां, दालें भी देने चाहिए ताकि उनका विकास हो सके? दूध और चावल की ही बच्चों के लिए पर्याप्त है, बच्चों को केवल दूध देना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, अगर एक बच्चा आयरन की कमी के कारण एनीमिया से पीड़ित है, तो आप उसे कौन सा आहार देने की सलाह देंगे? तो बताइए कौन सा आहार देने की सलाह देंगे आप लोग? केवल ताजे फल, आयरन से भरपूर खाद्य पदार्थ जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां, दालें और मांसाहार, सिर्फ दूध और चाय, या सिर्फ दवाइयाँ देना? तो हम क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर बी में जो बताया वही चीज़ है।
आप फॉलो करेंगे ताकि बच्चे को अच्छे से हेल्थ का ध्यान रखा जा सके। नेक्स्ट है, आपके क्षेत्र में बहुत से बच्चे खिलाड़ी और पराठे जैसे खिचड़ी और पराठे जैसे आम खाद्य पदार्थों से संतुष्ट रहते हैं, लेकिन पोषण की कमी से जूझ रहे हैं, क्योंकि खिचड़ी और पराठे में सभी पोषक तत्व तो आपको नहीं मिल जाएंगे। तो बच्चे को क्या सलाह आप दोगे, आप क्या करोगे? ठीक है, आप इन द सेंस आंगनवाड़ी कार्यकर्ता क्या करेंगे? बच्चों को जंक फूड देना शुरू करेंगे, बच्चों के आहार के लिए अन्य पोषक तत्वों को शामिल करने के लिए माता पिता को जागरूक करेंगे, या बच्चे को कोई अन्य भोजन देना बंद कर देंगे? तो बच्चों में कड़े आहार नियम लागू करेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट है, यदि आपको अपने थोड़ा रुको यदि आपको अपने क्षेत्र में पोषण के लिए एक अभियान चलाने का अवसर मिले तो आप सबसे पहले क्या करोगे? पोषण के बारे में जानकारी और सामग्री चित्र, यही सबसे पहला कार्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, आपके इलाके में शिशु के आहार के बारे में गलत धारणाएं फैलाई हुई हैं, जैसे कि केवल दूध से ही शिशु की सारी जरूरतें पूरी हो जाती हैं। आप इस बारे में क्या बदलाव उठाएंगे? शिशु को दूध के लिए अधिक मात्रा बढ़ा देंगे, शिशु को अन्य आहार देने से मना कर देंगे, शिशु को अन्य आहार जैसे फल सूप आदि देने से महत्व के बारे में जागरूक करेंगे, कोई कदम नहीं उठाएंगे। तो ये जरूरी है, जब माँ का दूध पर्याप्त ना हो, ठीक है, तो बच्चे को ये फूड सप्लीमेंट साथ में दिए जाते हैं। ठीक है, जब बच्चे को ज़रूरत होती है। नेक्स्ट क्या है, आप एक कार्यशाला आयोजित कर रहे हैं जिसमें बच्चों के पोषण पर बात करनी है, तो आप सबसे पहले किस पर सामग्री उपयोग करेंगे? सिर्फ पुस्तकों की रिपोर्ट करेंगे, बच्चों के लिए चित्र और चार्ट, केवल व्याख्यान, केवल सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी देंगे? तो आप क्या करोगे बताइए जल्दी। और जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर लीजिएगा, आपको सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और अपन लोग बिल्कुल ऑथेंटिक क्वेश्चन आप कर रहे हैं जिनका एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ज़्यादा है। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन बी, बच्चों में के लिए चित्र और चार्ट। नेक्स्ट क्या, यदि एक बच्चा गर्भावस्था के दौरान पोषण की कमी का सामना कर रहा है तो उसकी माँ को कौन सा आहार देने की सलाह दी जाएगी? बताइए, कौन सी आहार आप दोगे माँ को सलाह? सिर्फ उबला हुआ पानी पिए, या फिर संतुलित आहार जिसमें आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन और विटामिन हो, तो ताजे फल खाए, या केवल सूप जैसा काम करे? तो क्या करेगी? ऑप्शन नंबर बी की हम सलाह देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एक बच्चे को स्वस्थ पोषण के लिए सबसे महत्वपूर्ण भोजन क्या होना चाहिए? केवल मीठा, केवल प्रोटीन मतलब प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, विटामिन है, खनिज से भरपूर संतुलित आहार है, केवल फल का सलाद है, केवल चावल रोटी है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न आएंगे, अपन लोग इस तरह के प्रश्न को करेंगे और अपना एग्जाम में बढ़िया से मस्त 1 नंबर करके आना है। ठीक है, आपके इलाके में बहुत से बच्चे जंक फूड खाते हैं और पोषण संबंधी समस्या का सामना कर रहे हैं, आप इस बारे में क्या कदम उठाएंगे? तो क्या कदम उठाएंगे बताइए? बच्चों को जंक फूड खाने और छोड़ने के लिए मजबूर कर देंगे, या बच्चों को माता पिता पोषण के नुकसान और स्वस्थ आहार के लाभ के बारे में जागरूक करेंगे, या बच्चों को जंक फूड खाने की अनुमति देंगे, या बच्चों में केवल एक प्रकार का आहार देंगे? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, आप एक शिशु को ब्रेस्ट फीडिंग की सलाह दे रहे हैं। ठीक है, तो आप उसकी माँ को क्या सलाह देंगे? ठीक है, क्या सलाह देंगे? केवल माँ को दूध शिशु के लिए सबसे अच्छा आहार है, इसमें सभी पोषक तत्व होते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग की कोई आवश्यक नहीं है, शिशु को जल्दी ही दूध देना बंद कर देना चाहिए, शिशु को केवल पानी देना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर ए, और 6 मंथ तक बच्चे को दूध देना कंपलसरी है। तो इससे बच्चे में क्या होता है, जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो डेवलप हो जाता है, और माँ का दूध हर टेम्परेचर पे बच्चे के लिए सही होता है। ठीक है, पंचवर्षीय योजना से भी 4 से 5 प्रश्न आ रहे हैं, तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी? तो बताइए कब शुरू की गई थी भारत में पहली पंचवर्षीय योजना? तो 1951 इसका टाइम पीरियड था, 1956 तक। तो 5 वर्ष के अभी तक कितनी पंचवर्षीय योजना हुई है? तो 12 पंचवर्षीय योजना हुई है। ठीक है, ध्यान रखना है 2012 से 17 तक ये आपकी 12वीं नंबर की पंचवर्षीय योजना थी। कौन सी? 12वीं, ध्यान रखना है। इस समय जो पीएम थे आपके 12वीं पंचवर्षीय योजना में 2 पीएम रहे थे, मनमोहन सिंह और आपके पीएम मोदी। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो, जिसमें आर्थिक स्थिति में सुधार करने की बात की थी, और पहली पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य क्या है? औद्योगिकरण, कृषि क्षेत्र का विकास, या स्वास्थ्य सेवा में सुधार, या विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास? तो आपको सभी पता है कि पहली पंचवर्षीय योजना हमारे कृषि क्षेत्र में विकास के लिए शुरू की गई थी। इसमें जो लक्ष्य रखा था वो भी हमने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, और इस पंचवर्षीय योजना में आपका बहुत सारी चीज़ें प्रारंभ की गई थी, उनकी लिस्ट मैंने आपको एक पंचवर्षीय योजना पर वीडियो बनाई है, वहाँ पर जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि पंचवर्षीय योजना आपने नहीं पढ़ी है तो देखना ज़रूरी है, पढ़ ली है तो कोई बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? औद्योगिकरण पर, या शिक्षा क्षेत्र में सुधार कर, या पर्यटन क्षेत्र पर, या पर्यावरण संरक्षण पर? तो ये औद्योगिक संरक्षणकरण पर आधारित थी।
ठीक है। और इसमें जो भारी उद्योग हमारे स्थापित हुए थे, भिलाई है, दुर्गापुर है, इनका स्थापना की गई थी। ठीक है। और आपका हाँ ठीक है, भारी उद्योग अपने यही हैं, इनको ध्यान रखना है। दूसरी पंचवर्षीय योजना आपने देख लिया कि औद्योगिकरण को भारी उद्योगों का विकास किया गया था ताकि देश में औद्योगिक क्षमता का क्या हो, बढ़ा जा सके। नेक्स्ट क्या है, तीसरी पंचवर्षीय योजना का किस क्षेत्र में अत्यधिक योगदान था? तो ऊर्जा क्षेत्र है, उसमें सबसे ज़्यादा योगदान तीसरी पंचवर्षीय योजना का था। ठीक है। बिजली उत्पादन पर बल ज़्यादा दिया गया था। भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत किस संगठन द्वारा की जाती है? तो जो समय जो संगठन था वो आपका क्या था, योजना आयोग था। और अभी जो वर्तमान में कौन है, नीति आयोग। यानी अब तो पंचवर्षीय योजना 2017 से समाप्त कर दी है, परंतु नीति आयोग की स्थापना आपकी 2015 में हो चुकी थी। ठीक है। कब? 2015 में, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हो गई थी। और नीति आयोग के जो चेयरपर्सन होते हैं वो पीएम होते हैं देश के। ठीक है। कौन होते हैं? पीएम देश के। एक इसमें उपाध्यक्ष होता है नीति आयोग में, एक सीईओ होता है। ठीक है, ध्यान रखना है इन चीज़ों को भी। चौथी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? चौथी पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? आप लोग ऑप्शन दिख रहे हैं 4 और आप आंसर कीजिए। औद्योगिकरण पर, रोजगार के अवसरों का निर्माण करने पर, या भ्रष्टाचार का उन्मूलन करने पर, या फिर आर्थिक स्थिरता प्राप्त करने पर। तो ये थी आर्थिक स्थिरता प्राप्त करने पर। ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, भारत में की पंचवर्षीय योजनाओं का संचालन अब किसके द्वारा किया जाता है? तो नीति आयोग, यानी 2017 तक नीति आयोग ने किया, उसके बाद बंद कर दी गई, मतलब पंचवर्षीय योजना बंद कर दी गई। अब से 2017 से कोई भी पंचवर्षीय योजना चालू नहीं है। ठीक है। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पंचवर्षीय योजनाओं में क्या प्रमुख क्षेत्र शामिल होते हैं? कृषि, उद्योग, सामाजिक कल्याण, राजनीति, सांस्कृतिक समाज, रक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, या पर्यावरण और पर्यटन। तो कृषि, उद्योग, सामाजिक कल्याण, आर्थिक उन्नति, समावेशी विकास, ये सभी आपके किसमें होते हैं? पंचवर्षीय योजनाओं का उद्देश्य होता है। सतत विकास भी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है। भारत की 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान किस क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया गया? तो आप सभी को ये बहुत अच्छे से पता है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में, या सामाजिक न्याय में, गरीबी उन्मूलन और रोजगार और रक्षा। तो ये आपका गरीबी उन्मूलन का जो कॉन्सेप्ट दिया था वो आपका सिर्फ गरीबी उन्मूलन का नारा दिया था आपकी 5वीं पंचवर्षीय योजना। जब रोजगार आपका शब्द आ जाता है तो ये आपकी 6वीं पंचवर्षीय योजना हो जाती है। कौन सी? 6वीं पंचवर्षीय योजना। तो ध्यान रखना है, डिफरेंस थोड़ा ऑप्शन मिस्टेक है। नेक्स्ट ये है, भारत में वर्तमान में कितनी पंचवर्षीय योजना की अवधि पूरी हो चुकी है? तो भारत में कितनी हो चुकी है? मैंने आपको बताया ना, 12 पंचवर्षीय योजना कंप्लीट हो चुकी है। 12 के बाद से कोई भी पंचवर्षीय योजना प्रारंभ नहीं की गई थी। अब हम देखते हैं शारीरिक संरचना से संबंधित कुछ प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, शारीरिक संरचना। जैसे शरीर में सबसे बड़ा अंग क्या है? तो आपको पता है हमारे शरीर की जो स्किन होती है वो हमारे शरीर में सबसे बड़ा अंग होती है। क्या? स्किन हमारी जो क्या होती है, सबसे बड़ा त्वचा। तो ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है और हमारे एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो त्वचा का काम क्या होता है, तापमान नियंत्रण में मदद करती है, शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का बाहर करती है। ठीक है। क्योंकि हमारे शरीर जो त्वचा होती है उस पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जहाँ पर हमारे बाल निकले हुए थे स्किन में, तो वहाँ से हमें ऑक्सीजन भी जो आपकी त्वचा लेती रहती है बाहर से। ठीक है। पाचन तंत्र से संबंधित प्रश्न कुछ हैं, जैसे पाचन तंत्र में भोजन सबसे पहले कहाँ प्रवेश करता है? तो हम सबको पता है मुख से पाचन तंत्र प्रारंभ होता है और बड़ी नाक पर खत्म होता है, यानी गुदा में आपका खत्म हो जाता है। तो मुंह में आपका सबसे पहले पाचन होता है और यहाँ से पाचन की क्रिया आपकी क्या हो जाती है, प्रारंभ हो जाती है। ध्यान रखना है, प्रारंभ हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है प्रजनन तंत्र से संबंधित प्रश्न, जैसे महिला में अंडाणु या ओवम का निर्माण कहाँ होता है? तो अंडाशय या ओवरी में, जो महिला की ओवरी होती है वहाँ पर होता है। तो महिला में अंडाशय में अंडाणुओं का निर्माण होता है, ओवुलेशन के समय फैलोपियन ट्यूब में मुक्त होता है। तो वहाँ से वो क्या चला जाता है, फैलोपियन ट्यूब में चला जाता है। नेक्स्ट है डेंगू बुखार किसकी वजह से होता है? तो डेंगू आपका एडीज मच्छर होता है, इसकी वजह से होता है। मच्छर, मादा मच्छर होता है। क्या होता है? मादा मच्छर। जितने भी आपको जो बीमारी मच्छर से काटने वाली होती है वो मादा मच्छर करती है, नर मच्छर नहीं करता है। ठीक है। और इसमें आपकी क्या कमी हो जाती है, प्लेट्स में आपकी क्या हो जाता है, कमी हो जाती है। और इस रोग गंभीर होता है, इससे हड्डी तोड़ बुखार आता है आपको और मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है। तो ध्यान रखना है, डेंगू से बचा जाना चाहिए। और डेंगू का जो लार्वा है आपका, वो लार्वा जैसे होता है वो आपका स्वच्छ जल में ही पनपता है। ठीक है। तो अपने, अब जो गर्मियाँ आ चुकी हैं, आपके कूलर वगैरह हो तो उनको साफ पानी ही रखिए और पानी को बदलते रहिए ताकि उसमें मच्छर पनपे ना। ठीक है। प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है? प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है? शरीर में ऊतकों का निर्माण और मरम्मत करना होता है। तो प्रोटीन हमारा क्या करता है, शरीर में निर्माण करता है, मरम्मत करता है। ठीक है। ध्यान रखना है, प्रोटीन कोशिकाओं का भी मरम्मत करता है। शरीर में जो भी तत्व है, ऊतक है, उनका निर्माण कौन करता है? प्रोटीन करता है। तो प्रोटीन से कमी से दो रोग हो जाते हैं, एक मरासमस जो बच्चों में होता है,
ठीक है। एक और होता है क्वार्सियोरकर, ठीक है। ये 2 रोग प्रोटीन की कमी से होते हैं। व्यायाम करने के बाद शरीर को कितने घंटे आराम देना चाहिए? तो 2 से 3 घंटे शरीर को आराम देना चाहिए। ये आपका 24 से 48 घंटे थोड़ी देंगे, ठीक है। 2 घंटे से समथिंग हम आराम दे सकते हैं। विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है? तो विटामिन जो सी होता है उसका मुख्य सोर्स क्या है? संतरा होता है। यानी जितने भी खट्टे फल होते हैं विटामिन सी का सोर्स होते हैं। और हरी मिर्ची, ध्यान रखना है, आप लगा दो कि हरी मिर्च तो खट्टी नहीं होती है, तो वो आपकी कैसे विटामिन सी में, तो हरी मिर्च भी आपकी विटामिन सी का ही भाग है। नेक्स्ट है, मानव शरीर के लिए सबसे अच्छा प्रोटीन स्रोत क्या है? तो मानव शरीर के लिए अंडे को क्या बोला जाता है? पूर्ण प्रोटीन बोला जाता है। पूर्ण प्रोटीन यानी सबसे ज़्यादा प्रोटीन इसी में पाई जाती है, अंडे को। यानी जितना प्रोटीन का तत्व होता है वो उसमें पाया जाता है, सबसे प्रचुर मात्रा में प्रोटीन यहाँ पर होता है। नेक्स्ट है, कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य क्या है? कार्बोहाइड्रेट आपको क्या देता है? ऊर्जा प्रदान करता है। जैसे आप ग्लूकोज खाओ, चावल खाओ तो आपकी भूख मिट जाती है, तो ग्लूकोज पीने से क्या एनर्जी आ जाती है, तो वही कार्य कौन करता है? कार्बोहाइड्रेट करता है, ठीक है। नेक्स्ट है, शरीर के लिए कौन सा वसा अधिक फायदेमंद होता है? तो अनसैचुरेट, यानी वसा 2 प्रकार के होते हैं, सैचुरेट और अनसैचुरेट, जिनको हिंदी में संतृप्त और असंतृप्त वसा। दूसरा क्या है? असंतृप्त वसा। तो संतृप्त वसा क्या होते हैं? जो रूम टेम्परेचर 25 डिग्री पर क्या होते हैं? सॉलिड फॉर्म में होते हैं, यानी ठोस अवस्था में होते हैं। और असंतृप्त क्या होते हैं? जैसे रूम टेम्परेचर आपका हुआ उस पर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होते हैं? ये आपके लिक्विड फॉर्म में होते हैं, यानी तरल अवस्था में होते हैं। तो इसमें जो संतृप्त वसा में क्या आते हैं? जैसे अपना घी है, जो मक्खन होता है, वो आपका संतृप्त वसा में आता है, ठीक है। नारियल का तेल है, ठीक है, ये आपके संतृप्त वसा। असंतृप्त वसा में आपके सरसों का तेल, ठीक है, रिफाइंड ऑयल, ये सभी आते हैं। और साथ में मछली का तेल। भले ही आपका जंतु वसा है, परंतु ज़्यादातर इसमें ये आते हैं। संतृप्त वसा में क्या आते हैं? जंतु वसा, सॉरी, पेड़ पौधों वाले पादप वसा आते हैं। और आपका जो, देखिए, जानना जरूरी है इन चीज़ों को। जो संतृप्त थोड़ा पता है, असंतृप्त तो ये आप थोड़ा पढ़ने समझने के लिए देख लीजिए। तो संतृप्त वसा में क्या आते हैं? जंतु वसा, यानी जो जंतु से प्राप्त होते हैं। और इसमें क्या आते हैं? पादप वसा। अब ये पूछा जा सकता है एक्सेप्शन क्या है? आपका पादप वसा क्या है? नारियल का तेल, पर वो आपका किस में आता है? जंतु वसा, क्योंकि आपने देखा है ना, 25 जब सर्दियाँ आती है तो जो जम जाता है। वही मछली का तेल, वो आपका क्या होता है तो जंतु वसा, परंतु पादप वसा, मतलब आपका किस में आता है? अनसेचुरेटेड फैट में आता है, फैट में। तो ये चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बनेगा तो आप गलत करके नहीं आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, शिशु में जन्म के बाद किस प्रक्रिया से विकास होता है? तो जन्म के बाद शिशु का विकास शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक से होता है। तो जैसे देखो, बाल्यावस्था आपकी जो पहले क्या होता है? अवस्था देख लेते हैं, शिशु अवस्था। 0 से 3 वर्ष की जो आपकी शिशु अवस्था हो गई बच्चे की, ठीक है। 3 से लेकर 12 साल बाल्यावस्था। फिर बाल्यावस्था में कई सारे क्लासिफिकेशन है। 12 से 18 क्या हो जाता है? आपका किशोरावस्था में आ जाते हैं, ठीक है। तीनों अवस्थाएं आपको टाइम के साथ याद रखनी है। एक और चीज़ देख लिए, जो बच्चे का भार है अपने जन्म का, मतलब जब वो आपका बोलते हैं ना कि 6 मंथ्स का होता है, तो उसका कितना हो जाता है? 2 गुना, ठीक है। कितना? 2 गुना। जब वो अपने में वजन, मतलब भार की बात कर रहे हैं, ठीक है। जब अपने वो भार का तिगुना कब होगा? जब वो 1 ईयर का, मतलब ये 6 मंथ की बात कर रहे हैं या 1 ईयर की बात कर रहे हैं, यहाँ तिगुना हो जाता है, तिगुना, ठीक है। ध्यान रखना है। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी जरूरी है एग्जाम के लिए। शिशु के मानसिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो क्या कारक है? माता पिता की देखभाल ही शिशु के मानसिक विकास के लिए और उनका पोषण, जो न्यूट्रिशन वो प्रोवाइड करा रहे हैं, वही महत्वपूर्ण है, ठीक है। नेक्स्ट है, नेतृत्व की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? प्रेरणा, यानी हम किसी का नेतृत्व कर रहे हैं तो हम लोगों को किस तरह की प्रेरणा दे रहे हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रेरणा, ठीक है। ध्यान रखना है क्या प्रेरणा। नेतृत्व का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है दूसरों को प्रेरित करना, ताकि वे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें, ठीक है। संप्रेषण, मतलब प्रभावी संप्रेषण के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? यानी आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हो तो स्पष्टता, यानी मैं आपको जैसे समझा रही हूँ तो मैं आपके क्या कर रही हूँ? कम्युनिकेशन ही कर रही हूँ आप लोगों से। अगर मैं पढ़ा रही हूँ, आपको समझ में नहीं आ रहा है, यानी आप मेरी सब भाषा को समझ नहीं रहे हो, तो मेरे शब्दों में स्पष्टता नहीं है। अगर आप समझ रहे हो तो ये क्या है? स्पष्टता है, ठीक है। तो इस प्रकार से संप्रेषण में अपन को क्या पढ़ना है, मतलब अपन किस तरह से कम्युनिकेट कर रहे हैं आपस में, तो उस तरह से आप भी समझने के लिए अपन लोगों को अपने ही एग्जाम्पल लेना पड़ता है, ताकि जल्दी से अपन समझ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है प्रश्न अपना?
सामुदायिक संगठन का उद्देश्य क्या है? सामुदायिक संगठन बनाए क्यों जाते हैं? समुदाय के विकास के लिए और सहयोग के लिए। ठीक है, जो भी समुदाय का विकास करना है और समस्या है समुदाय में, उनके लिए हम सामुदायिक संगठन बनाते हैं, उनके सहयोग करने के लिए। ठीक है, समस्याओं को हल करने के लिए। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सामुदायिक संगठन के लिए, समस्याओं के समाधान करने के लिए ही क्या बनाए जाते हैं? सामुदायिक संगठन बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है अनुवांशिक बीमारियों से संबंधित प्रश्न। जैसे थैलेसीमिया एक प्रकार का क्या है? अनुवांशिक बीमारी है और ये अनुवांशिक खून की बीमारी है। ठीक है, इसमें क्या होता है? थैलेसीमिया क्या है? अनुवांशिक खून की बीमारी है। इसमें क्या होता है? थैलेसीमिया में आप एक बार देख लीजिए, अनुवांशिक खून की बीमारी जिसमें शरीर में रक्त की कमी होती है और लाल रक्त कोशिकाओं का उत्पादन सही तरीके से नहीं होता है। एक हीमोफीलिया है, हीमोफीलिया, ये भी आपकी क्या है? अनुवांशिक बीमारी है। ये क्यों होती है आपको अनुवांशिक बीमारी हीमोफीलिया? तो ये इसमें क्या होता है? आपका रक्त का थक्का नहीं जमता है। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग जो है वो नहीं होती है, यानी ब्लड आपका निकलता रहता है, वहाँ पर थक्का नहीं बनता है। तो ये आपका, और इसे शाही बीमारी भी कहते हैं क्योंकि ब्रिटेन की महारानी में ये बीमारी पाई जाती है। और महिला सिर्फ इसकी वाहक होती है, पुरुष इसके क्या होते हैं? पीड़ित होते हैं। तो सबसे ज़्यादा महिला क्या करेंगी? भाई कैरियर का काम करेंगे और पुरुष पीड़ित होंगे। ठीक है, नेक्स्ट कुछ आनुवांशिक बीमारियों से संबंधित प्रश्न है जो आपके एग्जाम में फैक्ट के रूप में आते हैं, तो आप इनको भी अच्छे से करना है। अनुवांशिक रोगों का कारण क्या होता है? भारी पर्यावरणीय विकास, विकृत जीन या संक्रामक रोग या मानसिक तनाव। तो जितने भी आप ये कॉन्सेप्ट याद कर लिए कि अनुवांशिक बीमारी यानी हमारे जीन में किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ गई है, विकार उत्पन्न हो गया है, उसके कारण क्या होता है? अनुवांशिक बीमारी, आपको रोग हो जाता है। ठीक है, कौन सा रोग? एक्स लिंक्ड वंशानुक्रम के कारण होता है। मतलब एक्स जो क्रोमोसोम है, जैसे मैंने बोला ना, हीमोफीलिया में महिला भायक होती है, तो इसमें एक्स क्रोमोसोम किसमें होता है? महिला में एक्स एक्स होता है, पुरुष में एक्स वाई होता है। तो महिला तो सिर्फ कैरियर होती है, पुरुष क्या होते हैं? वाहक होते हैं। तो हीमोफीलिया एक्स लिंक्ड वंशानुक्रम बीमारी है। कौन सा रोग ऑटोसोमल डोमिनेंट प्रकार का है? तो कौन सा है? हंटिंगटन रोग, थैलेसीमिया रोग, सिकल सेल एनीमिया रोग, CF रोग। तो बताइए कौन सा है? तो ये आंसर क्या है? हंटिंगटन रोग है। एक आप सिकल सेल एनीमिया के बारे में भी ध्यान रखना है, मैंने हर वीडियो में लगभग इसका बताया है। मैं इस पर इसलिए फोकस ज़्यादा करती हूँ क्योंकि अभी आपका 1 जुलाई, यानी 1 जुलाई को 2023 में, यानी आप भले वो समझ रहे हो कि पुराना है, परंतु पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट है। आपका एक सिकल सेल उन्मूलन कार्यक्रम चलाया गया था। वो इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हमारे शेड्यूल से चलाया गया। जो भी हमारे मध्य प्रदेश से प्रोग्राम स्टार्ट होता है वो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आशीर्वाद योजना कोरोना में चलाई थी, जो जिन बच्चों के पेरेंट्स बन गए उनके लिए न्यूट्रिशन के लिए, प्लस जो आपकी एजुकेशन फैसिलिटी के लिए चलाई गई थी, वो आपकी ग्वालियर से चलाई गई थी। ध्यान रखना है, वो भी आपके इंपॉर्टेंट है। और इसका उन्मूलन कब से करना है? 2047 तक, तो ये भी ध्यान रखना है। और 19 जून को ये आपका दिवस मनाया जाता है, सिकल सेल उन्मूलन दिवस। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? क्रोमोसोमल दोष के कारण होने वाला एक रोग है। तो ये क्रोमोसोमल दोष के कारण रोग होता है, डाउन सिंड्रोम, सिकल सेल एनीमिया या फेनाइलकेटोनुरिया या एल्जाइमर क्या होता है? तो ये होता है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है? आपके 21वीं गुणसूत्र में विकार उत्पन्न हो जाता है, यानी यहाँ पर XX 2 बार आ जाता है, तो यहाँ पर क्या होता है? विकार उत्पन्न हो जाता है, जो पुरुष और महिला दोनों में पाया जाता है। किसमें? पुरुष और महिला। मंगोलाइट जैसे बच्चे इसमें दिखते हैं, मस्तिष्क विकार रहता है एक तरह का। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? किसी व्यक्ति के जन्म के समय किसी अनुवांशिक बीमारी के लक्षण ना दिखना बाद में प्रदर्शित होने पर वह किन प्रकार का कहलाता है? तो मूक रोग या रिट्रोवायरस रोग या शारीरिक दोष या स्थिति जन्य दोष क्या कहलाएगा? तो वो कहलाएगा मूक रोग। यानी प्रारंभ में तो उसके लक्षण नहीं दिख रहे हैं, परंतु बाद में आपकी बॉडी में दिखने लगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? विटामिन सी का कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो आपको पता है विटामिन सी से स्कर्वी रोग होता है। इसका नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। क्या? एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। ठीक है, ध्यान रखना है, क्या? एस्कॉर्बिक अम्ल। रतौंधी आपका विटामिन ए की कमी से होता है, जिसमें आपको रात में या आपकी जो रोशनी है वो कमजोर हो जाती है, आपको दिखना बंद हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है विटामिन डी की कमी से होने वाली बीमारी कौन सी है? तो विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? रिकेट्स, स्कर्वी, थायराइड या प्लेट्स। तो रिकेट्स नाम की बीमारी है, विटामिन डी की कमी से होती है। इसमें क्या होता है? जो कैल्शियम की मात्रा है, कैल्शियम की मात्रा है जो हड्डियों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, उसकी कमी हो जाती है। ठीक है, और विटामिन डी का जो रासायनिक नाम भी कैल्सीफेरॉल है। ठीक है, आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? पीलिया, एनीमिया, रिकेट्स या स्कर्वी। तो इन सभी में आपको दिखता है कि आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है। ठीक है, ध्यान रखना है। और आप अपने एग्जाम के लिए किसी भी प्रकार का लोड मत लीजिए, बिल्कुल शांति से अपना एग्जाम देना है। और जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे हैं तो बिल्कुल पैनिक नहीं होना है, यहीं के यहीं याद करके खत्म कर देना। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो अंधपन जो होता है विटामिन ए की कमी से होता है, ध्यान रखना है।
बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं कि आपसे लगभग हर क्वेश्चन बनेगा, ये सोचना है आपको, ठीक है। शरीर में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग हो सकता है? तो आपको पता है कासी, पेलाग्रा या क्वासियोकर या रिकेट्स। तो क्वासियोकर जो रोग है वो आपकी प्रोटीन की कमी से होता है, पेलाग्रा B3 एंड नियासिन की कमी से होता है, और रिकेट्स डी की कमी से, विटामिन डी की कमी से होता है, ठीक है। थायमिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो थायमिन जो B1 है इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? पेलेग्रा, बेरी, रिकेट्स या स्कर्वी। तो बेरी नाम का रोग है जो आपकी थायमिन B1 की कमी से हो जाता है। और ठीक है, इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। जोड़ों में सूजन और दर्द होने का कारण किस पोषक तत्व की कमी हो सकती है? तो आपको पता है किसकी होगी? विटामिन C, डी, आयरन या प्रोटीन। तो जब जोड़ है, हड्डी की बात करें तो अपन बिना सोचे समझे क्या लगा देना है? विटामिन डी लगा देना है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग होता है? तो कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स, स्कर्वी, एनीमिया, क्वासियोकर। तो कौन सा रोग होगा? कैल्शियम से रिकेट्स नाम का रोग होगा। तो प्रश्न वही है, सिर्फ पूछने का तरीका डिफरेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? शिशु अवस्था का प्रारंभ और समाप्ति कब होती है? जन्म से 1 वर्ष से 3 वर्ष की अवस्था होती है, वो आपकी क्या होती है? शिशु अवस्था। कई लोगों ने 1 से 2 वर्ष की अवस्था को क्या बताया है? शिशु अवस्था बताया है। तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा किसने बताया 1 से 2 वर्ष, ठीक है। एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये आपका। नेक्स्ट क्या है? शिशु के लिए सबसे महत्वपूर्ण आहार क्या है? दूध है, फल है, साबुत अनाज है, हरी सब्जियां। क्या शिशु के लिए? तो दूध सबसे महत्वपूर्ण है शिशु के लिए, ठीक है। ठीक है, ये थोड़ा पढ़ लीजिएगा, आपके समझ में आ जाएगा क्यों जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट है, शिशु अवस्था में कौन सा शारीरिक परिवर्तन सबसे महत्वपूर्ण होता है? दांत उगना, वजन और लंबाई में वृद्धि, बालों का बढ़ना या मोटर कौशल का विकास होना। तो सभी को पता है क्या होता है? वजन और लंबाई में वृद्धि शिशु की तीव्र गति से जब होती है, वो कब होती है? आपकी शिशु अवस्था में ही होती है, ठीक है। नेक्स्ट है, जब बच्चा 4 से 6 महीने का होता है तो उसमें दांत आना भी प्रारंभ हो जाते हैं, ठीक है। बाल्यावस्था में बच्चों के मानसिक विकास के लिए क्या महत्वपूर्ण है? अच्छे पोषण का, शिक्षा और मानसिक उत्तेजना का, शारीरिक व्यायाम में भारी गतिविधियां। तो आपको पता है शिक्षा और मानसिक उत्तेजना है मानसिक विकास के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर पूछा जाता है सभी उपयुक्त सभी में, तो ये तीनों चीजें इसमें आ जाएंगी, ठीक है। अगर प्रश्न का यहाँ पर उपयुक्त सभी होता है, तीनों चीजें उसके विकास में सहायक है। पर एप्रोप्रिएट जो आंसर है वो आपका यही है, ठीक है। नेक्स्ट है, बाल्यावस्था में शरीर की कौन सी विशेषता प्रमुख होती है? तो कौन सी? बारीक मोटर कौशल का विकास, लंबाई में वृद्धि, हड्डियों का सख्त होना है, दांतों का गिरना। तो बाल्यावस्था में क्या होता है? बारीक मोटर कौशल विकास होता है, ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, बाल्यावस्था में बच्चों को सामाजिक भावना का मुख्य विकास किसके द्वारा होता है? शिक्षा के द्वारा, माता पिता के परिवार, मित्र, स्कूल। तो ये कहाँ से सीखते हैं बच्चे? सबसे पहला जो प्रारंभिक स्कूल होता है बच्चे का, वो उसके पेरेंट्स और उसके आसपास के लोग होते हैं। फिर सेकेंडरी जो होता है उसका स्कूल होता है, ठीक है, द्वितीय। तो ध्यान रखना है, प्रारंभिक आपका क्या होगा? माता पिता और उसके रिश्तेदार और पड़ोसी, जहां पर बच्चा सबसे पहले सीखता है, ठीक है। नेक्स्ट है, बाल्यावस्था में बच्चों को शारीरिक विकास किस प्रकार का होता है? बहुत धीमी गति से स्थिर, बहुत तेजी से अप्रत्याशित होता है। तो कैसा होता है? बहुत तेजी गति से बाल्यावस्था में बच्चे का विकास होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? नेतृत्व से संबंधित कुछ प्रश्न हैं, जैसे कि सिचुएशन बेस्ड, आपके पास एक सिचुएशन दी होगी, उसके अनुसार आपको टिक करना है। एक टीम के सदस्य को काम में समस्या आ रही है और वह आपसे मदद चाहता है, तो आप एक नेता के रूप में किस प्रकार प्रतिक्रिया करेंगे? उसे अकेले समस्या को हल करने का अवसर देंगे? ये तो आप नहीं करेंगे। समस्या को हल करने के लिए विस्तृत योजना बनाएंगे, उसे मार्गदर्शन करेंगे? तो बिल्कुल बी एकदम सही है आपकी। फिर भी तीसरा देख लेते हैं, उसे किसी अन्य टीम सदस्य को समस्या हल करने के लिए कहेंगे? तो ऐसा तो आप नहीं करेंगे, बी यानी उसका मार्गदर्शन ही करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए, आप एक टीम लीडर हैं, आपकी टीम के सदस्य एक परियोजना पर काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी कार्यप्रणाली में अस्पष्टता है, आप उसे बेहतर संवाद के लिए कैसे प्रेरित करेंगे? तो ऑप्शन नंबर बी, आप उन्हें एक बैठक बुलाकर परियोजना के उद्देश्य और रणनीतियों को स्पष्ट रूप से समझाएंगे। तो इस प्रकार अपन ने बहुत सारे प्रश्न कर लिए जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। और बाकी क्वेश्चंस आपके नीचे बचे हुए हैं, देखो बहुत सारे क्वेश्चन बचे हुए हैं। तो ये प्रश्न अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। तो अपन ये सारे प्रश्न यानी 1000 के 1000 प्रश्न अगर आपको चाहिए तो आप लोग मैसेज कर दिएगा या कमेंट बॉक्स में कर दिएगा कि आपको PDF चाहिए, तो 10 रुपये का मात्र पे करना है और आपको 1000 क्वेश्चन की PDF मिल जाएगी ये, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आप लगाना चाहते हैं या नहीं परचेस करना चाहते हैं, तो जिनका एग्जाम अप्रैल तक है, जब तक तो मैं आपको 1000 प्रश्न इसका अपन कंप्लीट कर ही लेंगे लगभग 10 दिन में। एक दिन में अपन 100-150 क्वेश्चन करेंगे तो अपने 10 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। अगर इनको 2-3 दिन बाद पेपर है या परसों नरसों पेपर है, कल है, तो वो एक दिन में 1000 क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, तो वो ले सकते हैं। आपको जैसी आपकी मर्जी, किसी के पास कोई प्रेशर नहीं है कि आप लोग कर लो ही, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए आपको किस तरह की ज़रूरत है आप ही लोग जानते हो, हर कोई नहीं जानता, ठीक है। तो आपको जिस चीज़ की नीड है आप उसके अनुसार आप
पढ़िए और आपको जैसा लगता है वैसा कीजिए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम निकलना चाहिए, अल्टीमेट उद्देश्य यही है, ठीक है। क्योंकि यह वैकेंसी बहुत दिनों में आई है और आप लोग अच्छे से अपना प्रिपरेशन करना, जिनका अभी टाइम है वो अपना रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करना, नई चीज़ पढ़ने की इसमें बात, क्योंकि आपने जो पढ़ा है वहाँ से आपका गलत नहीं होना चाहिए, कि वहाँ से गलत होता है फिर आपके बाहर होने के चांस बिल्कुल बन जाते हैं, ठीक है। और बिल्कुल शांत मन से देना है पेपर। अगर आप थोड़ा सा लोड लेके पेपर दोगे या टेंशन में पेपर दोगे तो आपको आते हुए प्रश्न भी आप गलत करके आओगे। तो आपको किसी भी तरह का लोड नहीं लेना है, बिल्कुल शांत मन से जाना है और पेपर में ये सोचना है कि हमने पढ़ा है तो सफिशिएंट पढ़ा है और हमसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। भले ही एक तरह का घमंड है ये, परंतु ऐसा होना ज़रूरी है, तभी एग्ज़ाम क्लियर होगा आपका। तो इस तरह का कॉन्फिडेंस आपको लेके जाना है। तो आपने अंत तक वीडियो देखी, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। और किसी भी तरह का आपको प्रश्न हो तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हो कि मैम इस तरह की परेशानी आ रही है या इस तरह का हमें और प्रश्न चाहिए, तो हम पूरा आपका सहयोग करेंगे। तो आप लोग अच्छे से अपना एग्ज़ाम देना और जय हिंद, जय भारत। अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा।